आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे बायोलॉजिकल प्रोसेस की गहराइयों में उतर रहे हैं जो हमारे प्लैनेट पर लाइफ के लिए आप कह सकते हैं फाउंडेशन है। हाँ बिल्कुल, एक बेहद जरूरी प्रोसेस। टॉपिक है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, मतलब जो विकसित पौधे हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं। हम इस पूरे प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे, इसकी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज, इसके अंदर की कॉम्प्लेक्स मशीनरी और ये इतना क्रिटिकल क्यों है। और हमारे पास इसके लिए बायोलॉजी टेक्स्ट बुक के यूनिट 4 चैप्टर 11 से कुछ अंश हैं जिन पर हम आज बात करेंगे। तो हमारा मिशन क्या है? इन सोर्सेस से की टेकअवेज निकालना, उन्हें आसान भाषा में समझना और देखना कि ये सब हमारे लिए रेलेवेंट क्यों है। करें शुरू? जरूर, लेट्स स्टार्ट। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। स्कूल के वो एक्सपेरिमेंट्स याद है, जैसे वो वेरीगेटेड लीफ, चितकबरा पत्ता, या फिर पत्ती को काले कागज से ढक देना। बिल्कुल याद है। उनसे ये पता चला था कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल चाहिए, मतलब वो हरा पिगमेंट, लाइट चाहिए और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है। और ये भी कि ये प्रोसेस सिर्फ पत्ती के हरे हिस्सों में होता है और वो भी रोशनी में। एग्जैक्टली। एक और एक्सपेरिमेंट था जिसमें पत्ती के एक हिस्से को टेस्ट ट्यूब में रखा था, साथ में KOH सोक्ड कॉटन जो CO2 एब्जॉर्ब कर लेता है। उससे प्रूव हुआ कि स्टार्च बनने के लिए CO2 चाहिए ही चाहिए। हाँ, और यहीं से वो टर्म्स आते हैं ऑटोट्रोफ्स, वो पौधे जो अपना खाना खुद बनाते हैं। और हेट्रोट्रोफ्स मतलब बाकी सारे जीव जिनमें हम भी शामिल हैं, जो खाने के लिए पौधों पर या दूसरे जानवरों पर डिपेंड करते हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है फोटोसिंथेसिस की? देखिए, दो मेन बातें हैं। पहला, अर्थ पर जितना भी फूड है उसका प्राइमरी सोर्स यही प्रोसेस है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सब कुछ यहीं से शुरू होता है। सही। और दूसरा, और शायद उतना ही इम्पोर्टेंट, हरे पौधे इसी प्रोसेस से एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वो ऑक्सीजन जिसके बिना हम सांस नहीं ले सकते। तो ये सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये एक फिजिको-केमिकल प्रोसेस है। इसमें पौधे लाइट एनर्जी को यूज करके इनऑर्गेनिक चीजों से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, मतलब शुगर्स, खाना। बेसिकली अर्थ पर सारी लाइफ एनर्जी के लिए सनलाइट पर ही डिपेंडेंट है, थैंक्स टू फोटोसिंथेसिस। पर ये सब बातें, ये डिटेल्स हमें पता कैसे चली? ये तो काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस लगता है। हाँ, कॉम्प्लेक्स तो है, और इसकी अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे बनी कुछ बहुत ही क्लेवर और सिंपल एक्सपेरिमेंट से, सदियों पहले। जैसे? कहाँ से शुरू करें? जोसेफ प्रीस्टली, 1770s। हाँ, प्रीस्टली के वो फेमस बेल जार एक्सपेरिमेंट्स। हाँ, उन्होंने दिखाया कि एक बंद शीशे के जार में अगर मोमबत्ती जलाएं तो वो बुझ जाती है, अगर चूहा रखें तो वो दम तोड़ देता है। मतलब हवा खराब हो जाती है, उनके शब्दों में। एग्जैक्टली। उन्होंने कहा है कि जलती मोमबत्ती और सांस लेता जानवर हवा को डैमेज करते हैं। लेकिन फिर उन्होंने एक ट्विस्ट डाला। क्या? उसी बंद जार में उन्होंने एक मिंट का पौधा रख दिया, और कमाल ये हुआ कि चूहा भी जिंदा रहा और मोमबत्ती भी जलती रही। वाओ! तो प्रीस्टली ने हाइपोथेसिस दी कि पौधे हवा में उस चीज को रिस्टोर करते हैं जिसे जानवर और मोमबत्ती निकाल देते हैं। इंटरेस्टिंगली, उन्होंने 1774 में ऑक्सीजन की खोज भी की थी, पर उसे इस प्रोसेस से सीधे तौर पे जोड़ा नहीं था उस वक्त। अच्छा, फिर आए जैन इंजन हाउस। हाँ, कुछ साल बाद 1779 में इंजन हाउस ने प्रीस्टली के सेटअप को धूप में और अंधेरे में रख के दिखाया। उन्होंने साबित किया कि हवा को प्योरीफाई करने वाले प्रोसेस के लिए सनलाइट यानी सूरज की रोशनी बेहद जरूरी है। और उन्होंने वो पानी वाले पौधे का एक्सपेरिमेंट भी किया था ना? बिल्कुल। एक एक्वाटिक प्लांट के साथ उन्होंने दिखाया कि तेज धूप में पौधे के हरे हिस्सों के आसपास छोटे छोटे बबल्स बन रहे थे, पर अंधेरे में नहीं। बाद में पता चला कि ये बबल्स ऑक्सीजन के हैं। तो इससे ये क्लियर हुआ कि ऑक्सीजन सिर्फ पौधे के हरे हिस्से ही बनाते हैं, और वो भी रोशनी में। करेक्ट। फिर करीब 70-80 साल बाद 1854 में जूलियस वॉन सैक्स ने और इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज की। उन्होंने क्या बताया? सैक्स ने प्रूव किया कि जब पौधे ग्रो करते हैं तो ग्लूकोज बनता है, जो कि आमतौर पर स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। उन्होंने ये भी दिखाया कि पौधे का जो हरा सब्सटेंस है, क्लोरोफिल, वो प्लांट सेल्स के अंदर खास बॉडीज में होता है, जिन्हें बाद में क्लोरोप्लास्ट्स कहा गया। हाँ बिल्कुल। तो कनेक्शन बना, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है, वहीं ग्लूकोज बनता है और स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। इसके बाद एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, है ना? वो प्रिज्म वाला। हाँ, TW एंगलमैन 1880s में बहुत ही एलिगेंट एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने प्रिज्म से लाइट को उसके विबग्योर कलर्स में तोड़ा और फिर एक ग्रीन एल्गी क्लैडोफोरा पर डाला।
और साथ में वो बैक्टीरिया भी थे। हाँ, उस एल्गे को एरोबिक बैक्टीरिया के सस्पेंशन में रखा था। ये बैक्टीरिया ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो वो वहां जमा हो जाएंगे जहां ऑक्सीजन बन रही है। तो उन्होंने क्या देखा? एंगलमैन ने ऑब्जर्व किया कि बैक्टीरिया सबसे ज्यादा जमा हुए ब्लू और रेड लाइट वाले रीजन्स में। वाओ! ये फोटोसिंथेसिस का पहला एक्शन स्पेक्ट्रम था। मतलब ये ग्राफ दिखाता है कि किस वेवलेंथ की लाइट में फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होता है। और ये एक्शन स्पेक्ट्रम क्लोरोफिल ए और बी के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा से काफी मिलता जुलता था। इससे क्लू मिला कि क्लोरोफिल ही लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। कमाल है। और फिर कॉर्नेलियस वैन नील, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था? वैन नील एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट, उन्होंने पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पर काम करके एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने दिखाया कि फोटोसिंथेसिस एसेंशियली एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, जिसमें एक सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड से हाइड्रोजन लेकर CO2 को कार्बोहाइड्रेट्स में रिड्यूस किया जाता है। ओके। इसका मतलब ग्रीन प्लांट्स में हाइड्रोजन डोनर होता है पानी, H2O। जब H2O से हाइड्रोजन निकलता है तो बाई प्रोडक्ट बनता है ऑक्सीजन, O2। ठीक है। लेकिन जिन बैक्टीरिया पर वो काम कर रहे थे उनमें हाइड्रोजन डोनर था H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। और जब H2S से हाइड्रोजन निकलता है तो बाई प्रोडक्ट बनता है सल्फर, ऑक्सीजन नहीं। ओह, तो इससे क्या कंक्लूजन निकला? इससे वैन नील ने इन्फर किया कि ग्रीन प्लांट्स में जो ऑक्सीजन निकलती है वो CO2 से नहीं आती बल्कि H2O से आती है। ये एक लैंडमार्क डिस्कवरी थी। हाँ, इसने तो पूरी इक्वेशन ही बदल दी होगी। बिल्कुल। पहले एक सिंपल एम्पेरिकल इक्वेशन थी, CO2 प्लस H2O लाइट, CH2O कार्बोहाइड्रेट प्लस O2। लेकिन वैन नील के काम के बाद और बाद में रेडियो आइसोटॉपिक टेक्निक से प्रूफ मिलने के बाद करेक्ट ओवरऑल इक्वेशन बनी, 6CO2 प्लस 12H2O लाइट, C6H12O6 ग्लूकोज प्लस 6H2O प्लस 6O2। अच्छा, यहाँ 12 पानी के मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट साइड पे हैं। हाँ, और 6 प्रोडक्ट साइड पर भी। ये 12 रिएक्टेंट H2O दिखाते हैं कि जो 6 O2 मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं वो इन्हीं पानी के मॉलिक्यूल से आ रहे हैं। और ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये सिंगल रिएक्शन नहीं है, ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। गॉट इट। तो अब हमें ये पता है कि क्या चाहिए और क्या बनता है, पर ये सब होता कहाँ है पौधे में? पत्ती में है ना? हाँ, मेनली हरी पत्तियों में। पत्तियों के अंदर होते हैं मीजोफिल सेल्स और उनमें होते हैं ढेर सारे क्लोरोप्लास्ट्स। ये क्लोरोप्लास्ट्स ही असल में फोटोसिंथेसिस की फैक्ट्री हैं। और ये क्लोरोप्लास्ट सेल में कहीं भी होते हैं? यूजुअली वो सेल की दीवारों के पास अलाइन हो जाते हैं ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाइट मिल सके। अगर क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर याद करें तो उसमें एक मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है, थाइलोकॉइड्स, जो स्टैक होकर ग्रैना बनाते हैं, उन्हें जोड़ने वाले स्ट्रोमा लैमेले, और एक फ्लूइड मैट्रिक्स जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। और इसमें काम बटा हुआ है, डिवीजन ऑफ लेबर। हाँ, बिल्कुल क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर है। जो मेम्ब्रेन सिस्टम है, मतलब ग्रैना और स्ट्रोमा लैमेले, वहाँ लाइट एनर्जी ट्रैप होती है। यहीं पर ATP और NADPH जैसे हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इन रिएक्शंस को कहते हैं लाइट रिएक्शंस या फोटोकेमिकल फेज, क्योंकि ये लाइट पर डिपेंड करती हैं। एग्जैक्टली। और फिर आता है स्ट्रोमा, वो फ्लूइड मैट्रिक्स। यहाँ पर एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं जो CO2 को फिक्स करके शुगर बनाती हैं। इन रिएक्शंस को कहते हैं डार्क रिएक्शंस या बायोसिंथेटिक फेज। डार्क रिएक्शंस मतलब ये अंधेरे में होती हैं? नहीं, ये नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग है। डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं कि ये अंधेरे में होती हैं। ये लाइट पर डायरेक्टली डिपेंड नहीं करती, लेकिन ये लाइट रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स यानी ATP और NADPH पर पूरी तरह डिपेंड करती हैं। जैसे ही लाइट बंद होती है, ATP, NADPH बनना बंद और कुछ देर में ये रिएक्शंस भी रुक जाती हैं। ओके, मेक सेंस। अब एक और चीज, पत्तियों में हरे रंग के इतने सारे शेड्स क्यों होते हैं? एक ही पौधे में भी अलग अलग हरे रंग दिखते हैं। अच्छा सवाल है। इसका जवाब मिलता है जब हम पत्ती के पिगमेंट्स को पेपर क्रोमैटोग्राफी से अलग करते हैं। पता चलता है कि पत्ती का हरा रंग किसी एक पिगमेंट से नहीं बल्कि 4 पिगमेंट्स के मिक्सचर से आता है। 4? कौन कौन से? एक तो है क्लोरोफिल A, जो ब्राइट या ब्लू ग्रीन होता है। फिर है क्लोरोफिल B, जो येलो या ग्रीन होता है। तीसरे हैं ज़ांथोफिल्स, जो येलो होते हैं। और चौथे कैरोटिनॉइड्स, जो येलो से येलो ऑरेंज होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के लिए इनमें से मेन कौन है? मेन प्लेयर है क्लोरोफिल A। अगर हम लाइट एब्जॉर्प्शन का ग्राफ देखें,
फिगर 11.3a तो क्लोरोफिल ए सबसे ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करता है ब्लू और रेड रीजन्स में। और अगर हम फोटोसिंथेसिस का एक्शन स्पेक्ट्रम देखें, फिगर 11.3b मतलब किस लाइट में फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होता है, तो वो भी ब्लू और रेड रीजन्स में ही पीक करता है। तो इसका मतलब क्लोरोफिल ए ही मेन पिगमेंट है। एग्जैक्टली। इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि क्लोरोफिल ए फोटोसिंथेसिस से जुड़ा चीफ पिगमेंट है। वही लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलने का मेन काम करता है। लेकिन मैंने फिगर 11.3c देखा, उसमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्लोरोफिल ए और एक्शन स्पेक्ट्रम, फोटोसिंथेसिस के बीच परफेक्ट ओवरलैप नहीं है। कुछ और वेवलेंथ्स पर भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा। यहीं पर रोल आता है बाकी पिगमेंट्स का। क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल्स और कैरोटिनॉइड्स। इन्हें कहते हैं एक्सेसरी पिगमेंट्स। एक्सेसरी मतलब हेल्पर्स? हाँ, एक तरह से हेल्पर्स ही हैं। ये वो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं जिसे क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, और फिर उस एनर्जी को क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर कर देते हैं। अच्छा, इसके दो फायदे हुए फिर। हाँ, एक तो पौधा वाइडर रेंज की लाइट को यूज कर पाता है, मतलब ज्यादा एफिशिएंट हो गया, और दूसरा ये एक्सेसरी पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए को हाई लाइट इंटेंसिटी से होने वाले डैमेज से भी बचाते हैं, जिसे फोटो ऑक्सीडेशन कहते हैं। इंटरेस्टिंग। तो ये पिगमेंट्स लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। अब आते हैं लाइट रिएक्शंस की डिटेल्स पर। इस फेज में होता क्या क्या एग्जैक्टली? इसमें 4 मेन इवेंट्स होते हैं। 1. लाइट एब्जॉर्प्शन। 2. वाटर स्प्लिटिंग, जिससे ऑक्सीजन निकलती है। 3. ऑक्सीजन का रिलीज। और 4. हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स एटीपी और NADPH का बनना। और ये सब होता कैसे है? पिगमेंट्स कैसे अरेंज्ड होते हैं? पिगमेंट्स अकेले काम नहीं करते, वो प्रोटीन्स के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिन्हें लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस यानी LHCs कहते हैं। ये LHCs 2 मेन यूनिट्स का हिस्सा हैं, फोटोसिस्टम I और फोटोसिस्टम 2। इनका नाम I और 2 क्यों है? क्या PSI पहले काम करता है? नहीं, ये नाम उनकी डिस्कवरी के सीक्वेंस पर है। एक्चुअली नॉन साइक्लिक फ्लो में PS2 पहले काम करता है। अच्छा, तो हर फोटो सिस्टम में क्या होता है? हर फोटोसिस्टम में सैकड़ों पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटिनॉइड्स, ये सब मिलकर एक एंटेना की तरह काम करते हैं। ये अलग अलग वेवलेंथ की लाइट अब्जॉर्ब करके एनर्जी को फनल करते हैं एक खास क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल तक, जिसे रिएक्शन सेंटर कहते हैं। और दोनों फोटो सिस्टम के रिएक्शन सेंटर अलग है? हाँ, PSI का रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए 700 nm की लाइट बेस्ट अब्जॉर्ब करता है, तो उसे P700 कहते हैं। PS2 का रिएक्शन सेंटर 680 nm पर बेस्ट अब्जॉर्ब करता है, तो उसे P680 कहते हैं। ओके, P680 और P700। अब एनर्जी कैसे बनती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। एग्जैक्टली। अब आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। जब PS2 का P680 680 nm की लाइट एब्जॉर्ब करता है, तो उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हाई एनर्जी लेवल पे चला जाता है। मतलब जंप कर जाता है। हाँ, समझ लीजिए जंप कर जाता है। इस हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पकड़ लेता है। फिर ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी ETS के थ्रू ट्रैवल करता है, जिसमें साइटोक्रोम्स जैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये ट्रैवल डाउनहिल होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करता है। और ये इलेक्ट्रॉन जाता कहाँ है आखिर में? ये इलेक्ट्रॉन PS1 के रिएक्शन सेंटर P700 तक पहुंचता है। ओके। और PS1 का क्या होता है? साइमल्टेनियसली PS1 का P700 nm की लाइट एब्जॉर्ब करके एक्साइट होता है। उसका इलेक्ट्रॉन भी जंप करता है, उसे एक और एक्सेप्टर पकड़ता है, और फिर वो इलेक्ट्रॉन भी डाउनहिल ट्रैवल करता है एक दूसरे पाथवे से। और इस बार वो कहाँ पहुंचता है? इस बार वो पहुंचता है NADP+ के पास। इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से NADP+ रिड्यूस होकर NADPH बन जाता है। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट एनर्जी रिच प्रोडक्ट है। तो ये पूरा रास्ता PS2 से इलेक्ट्रॉन निकला, ETS से गुजरा, PS1 में गया, फिर एक्साइट हुआ, फिर दूसरे एक्सेप्टर से होता हुआ NADPH बना दिया। हाँ। ये तो काफी जिगजैग लग रहा है। हाँ, बिल्कुल। जब हम इन सभी कैरियर्स को उनके रिडॉक्स पोटेंशियल के हिसाब से प्लॉट करते हैं, तो इसका शेप एक Z जैसा दिखता है। इसीलिए इसे Z स्कीम कहते हैं। ये लाइट एनर्जी को NADPH की केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का तरीका है। एक मिनट, अगर PS2 से इलेक्ट्रॉन निकलकर PS1 में चला गया, तो PS2 के पास इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा? वो तो खत्म हो जाएगा। एक्सीलेंट क्वेश्चन। यहीं पे रोल आता है पानी का, H2O का। PS2 के साथ जुड़ा होता है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स पानी को तोड़ता है। पानी को? कैसे? इक्वेशन है 2H2O2 4H+ + O2 + 4E-।
मतलब पानी टूटने से बनते हैं प्रोटॉन्स H+, ऑक्सीजन गैस O2 और इलेक्ट्रॉन्स E-। अच्छा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स PS2 को मिल जाते हैं। एग्जैक्टली ये इलेक्ट्रॉन्स P680 के होल को भर देते हैं और जो ऑक्सीजन बनती है वो बाय प्रोडक्ट की तरह रिलीज हो जाती है। और ये वाटर स्प्लिटिंग होता है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ, ल्यूमेन में। तो H+ और O2 ल्यूमेन में बनते हैं। कमाल है। तो Z स्कीम से NADPH बन गया, ATP कहाँ बना? आपने फोटोफॉस्फोरिलेशन कहा था। हाँ, फॉस्फोरिलेशन मतलब ATP सिंथेसिस, ADP प्लस पाई टू ATP। और फोटोफॉस्फोरिलेशन मतलब लाइट की प्रेजेंस में ATP सिंथेसिस। जब Z स्कीम चलती है, मतलब PS2 और PS1 दोनों काम करते हैं, तो उसे कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। इसमें ATP और NADPH दोनों बनते हैं। नॉन साइक्लिक, तो साइक्लिक भी होता है? हाँ, कभी-कभी शायद स्ट्रोमल MLA में, जहां PS2 कम होता है, सिर्फ PS1 काम करता है। तब इलेक्ट्रॉन PS1 से निकलकर ETS से होता हुआ वापस PS1 में ही आ जाता है। वो NADP+ तक नहीं जाता। अच्छा, घूमकर वापस। हाँ, इसे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। इसमें सिर्फ ATP बनता है, NADPH नहीं। ये तब भी हो सकता है जब सिर्फ 680 nm से ज्यादा वेवलेंथ की लाइट अवेलेबल हो, जिसे सिर्फ PSY यूज कर सकता है। तो शायद ये एक्स्ट्रा ATP बनाने का तरीका है। पॉसिबली, क्योंकि आगे हम देखेंगे केल्विन साइकिल में NADPH के मुकाबले ATP थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है। तो ये साइक्लिक फ्लो उस जरूरत को पूरा करने में मदद कर सकता है। ओके, तो ATP बनता है फॉस्फोराइलेशन से, लेकिन ये बनता कैसे है? मैकेनिज्म क्या है? इसके लिए पीटर मिचेल ने कीमियो-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस दी थी, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। ये हाइपोथेसिस रेस्पिरेशन में ATP सिंथेसिस को भी एक्सप्लेन करती है। क्या है ये हाइपोथेसिस? बेसिक आइडिया है कि ATP सिंथेसिस जुड़ा है एक प्रोटॉन ग्रेडियंट से, यानी H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस से अक्रॉस अ मेम्ब्रेन। फोटोसिंथेसिस में ये मेम्ब्रेन है थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे बनता है? लाइट रिएक्शंस के दौरान प्रोटॉन्स H+ थाइलाकॉइड के अंदर वाले स्पेस यानी ल्यूमन में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। कैसे? कहाँ से आते हैं ये प्रोटॉन्स? 3 सोर्सेज हैं। एक, वाटर स्प्लिटिंग से H+ ल्यूमन में बनते हैं। दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन्स ETS से गुजरते हैं तो स्ट्रोमा यानी बाहर से H+ को पकड़कर ल्यूमन अंदर में पंप कर दिया जाता है। तीसरा, जब स्ट्रोमा में NADPH बनता है तो भी स्ट्रोमा से H+ इस्तेमाल होते हैं, जिससे स्ट्रोमा में H+ कम हो जाते हैं। तो ल्यूमन में H+ ज्यादा, स्ट्रोमा में कम, एक ग्रेडियंट बन गया। एग्जैक्टली, ल्यूमन एसिडिक हो जाता है, pH कम। अब इस ग्रेडियंट में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है। और इस एनर्जी से ATP कैसे बनता है? इस ग्रेडियंट को तोड़ने का, यानी H+ को ल्यूमन से स्ट्रोमा में वापस जाने का एक ही रास्ता है, एक खास एंजाइम कॉम्प्लेक्स के थ्रू, जिसका नाम है ATP सिंथेज। अच्छा, ये एंजाइम एक चैनल की तरह है? हाँ, इसका एक हिस्सा मेम्ब्रेन में चैनल बनाता है और दूसरा हिस्सा स्ट्रोमा की तरफ निकला होता है। जब प्रोटॉन्स इस चैनल से तेजी से निकलते हैं डाउन द ग्रेडियंट, तो उससे एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी CF1 पार्ट में कन्फर्मेशनल चेंज लाती है, जिससे वो ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट PI को जोड़कर ATP बना देता है। वाओ, जैसे पानी के डैम से पानी गिरने पर टरबाइन घूमती है और बिजली बनती है। बिल्कुल वैसा ही एनालॉजी है। इसे प्रोटॉन मोटिव फोर्स कहते हैं। सो कीमोस्मोसिस के लिए चाहिए एक मेम्ब्रेन, एक प्रोटॉन पंप ETS, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट और ATP सिंथेस। ब्रिलियंट। तो लाइट रिएक्शंस ने हमें दिया ऑक्सीजन, बाय बाय, और 2 एनर्जी पैकेट्स ATP और NADPH। अब इनका क्या करना है? अब इन एनर्जी पैकेट्स का इस्तेमाल होगा असली खाना बनाने में। यहीं से शुरू होता है फोटोसिंथेसिस का दूसरा फेस, बायोसिंथेटिक फेस, जिसे हम केल्विन साइकिल के नाम से जानते हैं। यहाँ CO2 का रोल आता है। हाँ, इस फेज में ATP और NADPH की एनर्जी यूज करके CO2 को फिक्स किया जाता है, मतलब उसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में बदला जाता है, अल्टीमेटली शुगर्स बनाने के लिए। ये रिएक्शंस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती हैं। और इन्हें डार्क रिएक्शंस क्यों कहते थे? क्योंकि ये डायरेक्टली लाइट पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन जैसा हमने कहा, ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स ATP, NADPH पर पूरी तरह डिपेंड करती हैं। तो डार्क रिएक्शन नाम थोड़ा मिसलीडिंग है। ये अंधेरे में नहीं चलती, बस लाइट की डायरेक्ट जरूरत नहीं होती। ओके, तो CO2 से शुगर कैसे बनती है? इसका पता किसने लगाया? यहाँ क्रेडिट जाता है मेल्विन केल्विन और उनके साथियों को।
वर्ल्ड वॉर II के बाद उन्होंने रेडियो एक्टिव कार्बन 14C का इस्तेमाल करके एल्गी पर एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने क्या पाया? उन्होंने पाया कि जब CO2 को फिक्स किया जाता है तो सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है वो एक 3 कार्बन वाला ऑर्गेनिक एसिड है, 3-फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड PGA। 3 कार्बन C3। एग्जैक्टली। यहीं से C3 पाथवे का नाम आया। केल्विन ने पूरा पाथवे मैप किया जिसे केल्विन साइकिल कहते हैं, और इस काम के लिए उन्हें 1961 में नोबेल प्राइज मिला। क्या सभी पौधों में पहला प्रोडक्ट यही 3 कार्बन वाला PGA होता है? इनिशियली यही माना गया था, लेकिन बाद में कुछ और पौधों पर, खासकर ट्रॉपिकल ग्रासेस जैसे शुगर केन, मेज, एक्सपेरिमेंट्स हुए तो पता चला कि उनमें पहला CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट एक 4 कार्बन वाला एसिड है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड OAA। 4 कार्बन C4। करेक्ट। तो इस बेसिस पर पौधों को 2 मेन टाइप्स में बांटा गया। C3 प्लांट्स जिनमें पहला प्रोडक्ट C3 एसिड PGA बनता है, C4 प्लांट्स जिनमें पहला प्रोडक्ट C4 एसिड OAA बनता है। लेकिन C3 प्लांट्स में एक और मिस्ट्री थी। CO2 को एक्सेप्ट कौन करता है? मतलब कौन सा मॉलिक्यूल CO2 से जुड़कर PGA बनाता है? लॉजिक तो कहता था कि 2 कार्बन का मॉलिक्यूल होना चाहिए, 2C + 1C CO2 = 3C PGA। साइंटिस्ट ने कई साल उस हाइपोथेटिकल 2 कार्बन एक्सेप्टर को ढूंढा, लेकिन सरप्राइज, डिस्कवरी हुई कि CO2 एक्सेप्टर असल में एक 5 कार्बन की शुगर है, राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट RUBP। 5 कार्बन, फिर 3 कार्बन PGA कैसे बना? जब RUBP 5C CO2 1C को एक्सेप्ट करता है तो एक अनस्टेबल 6 कार्बन कंपाउंड बनता है जो फौरन टूटकर 3 PGA के 2 मॉलिक्यूल्स 3C + 3C बना देता है। आहा, गॉट इट। अब आते हैं केल्विन साइकिल पर। ये चलता कैसे है और क्या ये सिर्फ C3 प्लांट्स में होता है? नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केल्विन साइकिल सभी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में होता है, चाहे वो C3 हो या C4। शुगर बनाने का मेन बायोसिंथेटिक पाथवे यही है। इसके 3 मेन स्टेजेस हैं। कौन कौन से? पहला, कार्बोक्सिलेशन। ये सबसे क्रूशियल स्टेप है। इसमें CO2 मॉलिक्यूल RUBP 5C के साथ जुड़ता है। इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है एक बहुत ही अबंडेंट और इंपॉर्टेंट एंजाइम, रुबिस्को, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, मतलब ये ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करता है? हाँ, उस पर हम बाद में आएंगे, फोटो रेस्पिरेशन में। फिलहाल कार्बोक्सिलेशन में RUBP + CO2 से बनते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA 3C। ठीक है, दूसरा स्टेज? दूसरा है रिडक्शन। इसमें 3 PGA को रिड्यूस करके शुगर्स लाइक ट्रायोस फॉस्फेट, जो आगे ग्लूकोज बना सकते हैं, में बदला जाता है। यहीं पर लाइट रिएक्शन से बने ATP और NADPH इस्तेमाल होते हैं। एनर्जी खर्च होती है। ओके, और तीसरा? तीसरा है रीजनरेशन। साइकिल को कंटिन्यूअसली चलाने के लिए CO2 एक्सेप्टर यानी RUBP को वापस बनाना जरूरी है। इस रीजनरेशन स्टेप में भी ATP खर्च होता है। तो ये साइकिल घूमता रहता है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए क्या लगता है? ग्लूकोज तो 6 कार्बन का होता है। हाँ, एक ग्लूकोज बनाने के लिए साइकिल को 6 बार घूमना पड़ता है, मतलब 6 CO2 मॉलिक्यूल्स को फिक्स करना पड़ता है। और एनर्जी कितनी लगती है? हिसाब लगाते हैं। हर CO2 के लिए 3 ATP, 2 रिडक्शन में, 1 रीजनरेशन में, और 2 NADPH रिडक्शन में लगते हैं। तो 6 CO2 के लिए लगेंगे 6 3 18 ATP और 6x2 = 12 NADPH। 18 ATP और 12 NADPH, काफी एनर्जी लगती है। हाँ, फोटोसिंथेसिस एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है। इनपुट 6 CO2 18 ATP 12 NADP+, आउटपुट 1 ग्लूकोज 18 ADP 12 NADP+। अब C4 प्लांट्स पर वापस आते हैं। अगर उनमें भी केल्विन साइकिल ही शुगर बनाता है तो वो अलग कैसे हैं? वो पहला प्रोडक्ट OAA C4 एसिड क्यों बनाते हैं? C4 प्लांट्स, जो अक्सर गर्म ट्रॉपिकल रीजन्स में मिलते हैं जैसे मक्का, गन्ना, ज्वार, उनमें कुछ खास एडेप्टेशंस होती हैं C3 प्लांट्स के मुकाबले। क्या खास है उनमें? पहली बात, उनकी पत्ती की एनाटॉमी अलग होती है, जिसे क्रैन्स एनाटॉमी कहते हैं। दूसरी, वो हाई टेम्परेचर्स को बेहतर टॉलरेट कर सकते हैं। तीसरी, वो हाईलाइट इंटेंसिटीज पर भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। चौथी, उनमें फोटो रेस्पिरेशन नाम का प्रोसेस नहीं होता जो C3 में होता है। और पांचवी, इन सब वजहों से उनकी प्रोडक्टिविटी और यील्ड अक्सर C3 से ज्यादा होती है। ये क्रैन्स एनाटॉमी क्या चीज है? क्रैन्स जर्मन शब्द है जिसका मतलब है व्रीत या माला। C4 प्लांट्स में जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, वेन्स,
उनके चारों तरफ बड़े बड़े सेल्स की कई लेयर्स होती हैं जिन्हें बंडल शीट सेल्स कहते हैं। ये एक माला की तरह दिखते हैं। इन सेल्स की दीवारें मोटी होती हैं, गैस एक्सचेंज रोकती हैं। इनमें क्लोरोप्लास्ट खूब होते हैं और इनके बीच इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता। इनके बाहर नॉर्मल मीजोफेर सेल्स होते हैं। अच्छा, तो 2 तरह के सेल्स इन्वॉल्व हैं। अब C4 पाथवे, जिसे हैचन स्लैक पाथवे भी कहते हैं, वो काम कैसे करता है? ये एक 2 स्टेज प्रोसेस है जो इन दोनों तरह के सेल्स में बटा हुआ है। 1 मीजोफिल सेल्स। यहां हवा से आई CO2 को रूबीपी नहीं बल्कि एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल फॉस्फोइनोल पायरोवेट PEP एक्सेप्ट करता है। एंजाइम है PEP कार्बोक्सिलेज PEPकेस। इंपॉर्टेंटली यहां रूबिस्को नहीं होता। PEP 3C प्लस CO2 1C प्लस ऑक्सैलोएसिटिक एसिड OAA 4C। ये OAA फिर मैलिक एसिड जैसे दूसरे C4 एसिड्स में बदल जाता है। ओके, OAA बन गया मीजोफिल में। फिर ये C4 एसिड ट्रांसपोर्ट होकर जाता है अंदर वाले बंडल शीट सेल्स में। ठीक है। 3 बंडल शीट सेल्स। यहां ये C4 एसिड टूटता है, इससे CO2 रिलीज होती है और एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल वापस बनता है। CO2 रिलीज हुई बंडल शीट सेल के अंदर। हाँ, और ये CO2 अब एंटर करती है कैल्विन साइकिल में, जो बंडल शीट सेल्स के क्लोरोप्लास्ट्स में चल रहा होता है। बंडल शीट सेल्स में रूबिस्को एंजाइम खूब होता है, पर PP केस नहीं होता। तो यहाँ नॉर्मल C3 साइकिल से शुगर बन जाती है। और वो जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल बचा था C4 एसिड टूटने के बाद? 5 वो वापस ट्रांसपोर्ट होकर मीजोफिल सेल में जाता है और वहां रीजेनरेट होकर फिर से PEP बन जाता है। साइकिल कंप्लीट। वाओ! तो C4 प्लांट्स ने CO2 को पहले मीजोफिल में पकड़ा, C4 एसिड बनाकर बंडल शीट में भेजा, वहां CO2 छोड़ी और फिर उस CO2 को कैल्विन साइकिल में डाला। ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रास्ता है। इसका फायदा क्या हुआ? इसका मेन फायदा जुड़ा है फोटो रेस्पिरेशन से बचने में। हाँ, आपने बताया था रूबिस्को एंजाइम का नाम कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज है। ऑक्सीजनेज का क्या मतलब? इसका मतलब है कि रूबिस्को की एक्टिव साइट पर CO2 भी बाइंड कर सकती है और ऑक्सीजन O2 भी। ये दोनों कंपीट करते हैं बाइंडिंग के लिए। तो कब CO2 बाइंड करेगी और कब O2? ये डिपेंड करता है CO2 और O2 की रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन पर। जनरली रूबिस्को की एफिनिटी CO2 के लिए ज्यादा है, लेकिन अगर O2 ज्यादा हो या CO2 कम हो तो O2 बाइंड कर जाती है। और जब O2 बाइंड करती है तब क्या होता है? C3 प्लांट्स में जब रूबिस्को O2 से बाइंड करता है CO2 की जगह, तो रूबिस्को 5C प्लस O2 से PGA 3C का एक मॉलिक्यूल तो बनता है, पर साथ में एक 2 कार्बन मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट भी बनता है। इस पूरे पाथवे को फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। और ये बुरा क्यों है? क्योंकि इसमें ना तो शुगर बनती है, ना ATP, ना NADPH, बल्कि इसमें ATP खर्च होती है और CO2 रिलीज होती है। ये फोटोसिंथेसिस का उल्टा जैसा लगता है, एक वेस्टफुल प्रोसेस है। इसका बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है, ये अभी तक पूरी तरह क्लियर नहीं है। तो C3 प्लांट्स में ये होता है, C4 में क्यों नहीं होता? C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नेग्लिजिबल है या होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका जो C4 मैकेनिज्म है, हैच-लैग पाथवे, वो बंडल शीट सेल्स के अंदर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन को आर्टिफिशियली बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। कैसे? वो जो C4 एसिड टूटकर CO2 रिलीज करता है बंडल शीट सेल में, उससे वहां CO2 इतनी कॉन्सेंट्रेट हो जाती है कि रूबिस्को के लिए O2 से बाइंड करने का चांस ही बहुत कम हो जाता है। वो मेनली कार्बोक्सिलेज की तरह ही काम करता है। ब्रिलियंट। तो C4 पाथवे CO2 को कॉन्सेंट्रेट करने का तरीका है रूबिस्को के पास, ताकि फोटो रेस्पिरेशन ना हो। एग्जैक्टली। इसी वजह से C4 प्लांट्स ज्यादा एफिशिएंट होते हैं हाई लाइट और हाई टेम्परेचर में भी, जहां C3 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन और बढ़ जाता है। अब समझ आया कि C4 प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी क्यों ज्यादा होती है। टेबल 11.1 में ये सारे डिफरेंसेस होंगे C3 और C4 के बीच। हाँ, उसमें सेल टाइप, प्राइमरी एक्सेप्टर, एंजाइम, फोटो रेस्पिरेशन, टेम्परेचर ऑप्टिमम, एग्जाम्पल्स सब कंपेयर किया गया है। ओके, अब हम आखिरी सेक्शन पर आते हैं। फोटोसिंथेसिस की रेट को कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं? ये क्रॉप्स की यील्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। फैक्टर्स 2 तरह के हैं,
इंटरनल प्लांट फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स मतलब? जैसे पत्ती का नंबर, साइज, एज, ओरिएंटेशन, एंगल टुवर्ड्स लाइट, मीजोफिल सेल्स और क्लोरोप्लास्ट्स कितने हैं, पत्ती के अंदर CO2 कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, क्लोरोफिल का अमाउंट कितना है, ये सब प्लांट की जेनेटिक मेकअप और उसकी ग्रोथ पर डिपेंड करते हैं। और एक्सटर्नल फैक्टर्स? वो हैं सनलाइट, टेम्परेचर, CO2 कॉन्सेंट्रेशन और वाटर। जब इतने सारे फैक्टर्स हैं तो रेट किस पर डिपेंड करेगी? यहां आता है ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स 1905। सिंपल भाषा में ये कहता है कि प्रोसेस की रेट उस फैक्टर से डिसाइड होगी जो सबसे कम मात्रा में अवेलेबल है, यानी जो लिमिटिंग है। मतलब अगर एक चीज की कमी है तो बाकी चीजें चाहे जितनी मर्जी हो, रेट उसी कम वाली चीज से लिमिट होगी। एग्जैक्टली। जब तक आप उस लिमिटिंग फैक्टर को नहीं बढ़ाएंगे, रेट नहीं बढ़ेगी। जैसे ही आप उसे बढ़ाएंगे, रेट बढ़ेगी, पर तब तक जब तक कोई और फैक्टर लिमिटिंग ना बन जाए। ठीक है, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स को एक एक करके देखते हैं। लाइट की क्वालिटी, कलर, इंटेंसिटी, ब्राइटनेस और ड्यूरेशन, एक्सपोजर टाइम, तीनों मैटर करते हैं। लो लाइट इंटेंसिटी में जैसे जैसे लाइट बढ़ती है, रेट बढ़ती है। लेकिन एक पॉइंट आता है लाइट सैचुरेशन, जिसके बाद लाइट बढ़ाने पर रेट और नहीं बढ़ती, क्योंकि तब शायद CO2 या कोई और फैक्टर लिमिटिंग हो जाता है। ये सैचुरेशन पॉइंट कब आता है? इंटरेस्टिंगली, ज्यादातर पौधों के लिए ये फुल सनलाइट के सिर्फ 10% पर ही आ जाता है। तो खुले में उगने वाले पौधों के लिए लाइट रेयरली लिमिटिंग होती है, सिवाय घने जंगलों या छाया वाले पौधों के। हाँ, बहुत ज्यादा लाइट क्लोरोफिल को डैमेज करके रेट कम भी कर सकती है। फोटो इनहिबिशन, ये एक मेजर लिमिटिंग फैक्टर है फोटोसिंथेसिस के लिए। क्यों? क्योंकि हमारी एटमॉस्फेयर में CO2 बहुत कम है, सिर्फ 0.03 से 0.04%। इतनी कम? हाँ, अगर CO2 कॉन्सेंट्रेशन को 0.05% तक बढ़ाया जाए तो C3 प्लांट्स की रेट काफी बढ़ सकती है। C4 प्लांट CO2 के लिए ज्यादा एफिशिएंट हैं। वो करंट लेवल्स लगभग 360 μL/LN पर ही सैचुरेट हो जाते हैं, जबकि C3 प्लांट्स 450 μL/LN पर या उससे ज्यादा CO2 पर भी रिस्पॉन्ड करते रहते हैं। इसका मतलब आज की CO2 लेवल्स C3 प्लांट्स के लिए लिमिटिंग है? हाँ, लार्जली। इसी फैक्ट का फायदा उठाकर ग्रीन हाउस क्रॉप्स जैसे टमेटोज और बेल पेपर्स को CO2 एनरिच्ड एटमॉस्फेयर में उगाया जाता है ताकि यील्ड ज्यादा मिले। राइट। अब टेम्परेचर। डार्क रिएक्शंस एंजाइमेटिक हैं, इसलिए टेम्परेचर पर बहुत डिपेंड करती हैं। लाइट रिएक्शंस भी टेम्परेचर सेंसिटिव हैं, पर कुछ कम। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता होगा? हर प्लांट का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज होता है। C4 प्लांट्स का ऑप्टिमम C3 प्लांट से ज्यादा होता है, इसीलिए वो गर्म क्लाइमेट्स में ज्यादा सक्सेसफुल हैं। ट्रॉपिकल प्लांट्स का ऑप्टिमम टेम्परेट प्लांट से ज्यादा होता है। ऑप्टिमम से कम या ज्यादा टेम्परेचर पर रेट कम हो जाती है। और आखिरी फैक्टर, वाटर। वाटर लाइट रिएक्शन का रिएक्टेंट है, लेकिन फोटोसिंथेसिस की रेट पर इसका इफेक्ट ज्यादातर इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट मतलब? जब पानी की कमी होती है, वाटर स्ट्रेस, तो पौधे अपने स्टोमाटा बंद कर लेते हैं ताकि पानी का लॉस कम हो। स्टोमाटा बंद होने से CO2 पत्ती के अंदर नहीं आ पाती, तो फोटोसिंथेसिस रेट कम हो जाती है। और पत्तियां मुरझा भी जाती हैं? हाँ, विल्टिंग से लीफ का सरफेस एरिया कम हो जाता है लाइट अब्जॉर्ब करने के लिए, और ओवरऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी स्लो हो जाती है। तो वाटर स्ट्रेस इनडायरेक्टली फोटोसिंथेसिस को काफी अफेक्ट करता है। वाओ! तो ये थी पूरी कहानी फोटोसिंथेसिस की। अगर समराइज करें तो हमने क्या-क्या समझा? फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए लाइट, CO2, वाटर, क्लोरोफिल। ये होता है क्लोरोप्लास्ट्स में। 2 मेन स्टेजेस हैं, लाइट रिएक्शंस, जिसमें लाइट एनर्जी से ATP, NADPH बनते हैं Z स्कीम और कीमियो ऑस्मोसिस से O2 निकलती है, और बायोसिंथेटिक फेज, कैल्विन साइकिल, जिसमें ATP, NADPH यूज करके CO2 से शुगर बनती है रूबिस्को की मदद से। बिल्कुल। हमने PS1, PS2 का रोल देखा, पिगमेंट्स देखे, C3 और C4 पाथवेज का डिफरेंस समझा। पहला प्रोडक्ट PGA, VSOAA, प्राइमरी एक्सेप्टर RubyP, VSPEP, एंजाइम्स रूबिस्को, VSPEP केस, क्रांस एनाटॉमी का रोल C4 में, और सबसे इंपॉर्टेंट फोटो रेस्पिरेशन का होना C3 या न होना C4 में। हाँ, और आखिर में हमने लिमिटिंग फैक्टर्स देखे, लाइट, CO2, टेम्परेचर, वाटर, जो इस प्रोसेस की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। ये पूरी डिस्कशन दिखाती है कि एक मामूली सी दिखने वाली पत्ती के अंदर कितनी सोफिस्टिकेटेड और एफिशिएंट मशीनरी काम कर रही है। C4 पाथवे जैसे एडेप्टेशंस दिखाते हैं कि लाइफ कैसे अलग-अलग चैलेंजेस के हिसाब से इवॉल्व होती है। और अंत में ये याद रखना जरूरी है कि यही प्रोसेस हमारे प्लैनेट पर फूड और ऑक्सीजन का सोर्स है।
लाइफ एज वी नो इट डिपेंड्स ऑन इट। बिल्कुल। और इसी नोट पर एक सवाल हम अपने लिसनर्स के लिए छोड़ जाते हैं। हमने बात की कि करंट एटमॉस्फेरिक CO2 लेवल्स C3 प्लांट्स के लिए लिमिटिंग है। अब जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से CO2 लेवल्स बदल रहे हैं या बदल सकते हैं, तो इसका C3 और C4 प्लांट्स के डिस्ट्रीब्यूशन पर, हमारी एग्रीकल्चर पर और ओवरऑल इकोसिस्टम्स पर लॉन्ग टर्म में क्या असर पड़ सकता है, इस पर सोचिएगा जरूर। डेफिनेटली समथिंग टू थिंक अबाउट। इसी के साथ आज की ये गहरी चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है फोटोसिंथेसिस के इस सफर में आपको मजा आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। शुक्रिया।